मॉर्निंग। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है वो टॉपिक हमें एक्सप्लेन नहीं करने वाले। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 2 टाइप्स आर गिवन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेट्स सी द फर्स्ट टाइप, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investment, right? So the first step is some foreign companies do not invest in plant and machinery in another country, say India. They invest fund in financial institution and bond, stock, share market in another country. अभी क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी दूसरी कोई कंट्री क्या करेगी, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे, तो कुछ ऐसी कंपनी होती है या सेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली हमारे कोई भी मशीनरी प्लांट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो किसमें पैसे रखना चाहेंगे, बॉन्ड, शेयर्स और सिक्योरिटीज बोल सकते हैं, और इवन सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम अपने पैसे क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्री के पर्सन ने हमारी कंट्री के कोई भी इंस्टीट्यूशन, कौन सी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बैंक में, कोई कंपनी में, शेयर मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ की कंपनी, पर्सन कहाँ का है, फॉरेन का, वो प्रोसेस को कहेंगे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। They buy such a stock from the bond share market in the country. Such investment is called foreign institutional investment and portfolio investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investors. इसको दूसरा नाम क्या है, foreign institutional investment को कहते हैं, दूसरा उसका नाम है portfolio investment, right? उसके बाद में in India they can invest only up to a limit specified by the rule. वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लिमिट सेट की हुई है गवर्नमेंट ने कि स्पेसिफिक पैसों तक ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। They have no direct stake or responsibility in management of the home company, hence financial capital come to the home country through the stock market, right? कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो पैसे कहाँ से लाते हैं कंपनी, तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं, राइट? शेयर इशू करते हैं तो हमारे यहाँ पे है कंपनी, तो उस कंपनी का नाम करेंगे होम कंपनी। लेकिन फॉरेन का पर्सन है, उसने यहाँ पे स्टॉक मार्केट या कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके पास मैनेजमेंट में घुसने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके अलावा उसके पास कोई अदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद है दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स टू द होम कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ द टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज बाय शेयर्स ऑफ होम कंट्री इन अ लार्ज अमाउंट, एंड इट कैन आल्सो लीव द होम कंट्री इन एन इक्वली शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज सेल द होम कंट्री शेयर इन अ बल्क। ये कब हो सकता है, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, शॉर्ट स्पान। स्पान का मतलब टाइम, यानी कुछ ही समय के लिए, क्योंकि अगर उनको पता चले कि इंडिया की टाटा कंपनी या रिलायंस कंपनी उसके भाव बहुत ज़्यादा है शेयर के, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, राइट? और इन्वेस्ट किया, उसके बाद उनको पता चला कि भाव गिरने वाला है, तो क्या कर लेंगे, सेल भी कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे आते हैं, फिर चले भी जा सकते हैं। Even hence one take a flight in and out of the country easily, and thus it's considered to be risky and unstable kind of foreign capital. यानी यहाँ पे पैसे हमारी कंट्री को आ तो रहे हैं लेकिन रिस्की है। क्यों रिस्की है, क्योंकि पता नहीं कभी वो पर्सन वापस से जो उसने इन्वेस्ट किया वो सारे शेयर सेल भी बेच भी सकता है, तो रिस्की फंड है। ये सबसे पहला टाइप हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सेम दूसरा टाइप देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अब्रिविएशन क्या था, FII, इसका अब्रिविएशन है FPI, राइट? When the home country invites capital by allowing foreign investor company to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct
अलाउ करती है फॉरेन कंट्री की कंपनी को कि हमारे यहाँ पे के इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट में शेयर सेल करें और अपना प्रॉफिट हम सेल करेंगे या कंट्रीब्यूट करके बेचेंगे, उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेचर यानी उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है इट इज अ फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है स्टेबल फॉर्म, क्योंकि इसमें एटलीस्ट पैसे आ तो रहे हैं, इसके जैसे रिस्की नहीं है कि कभी पैसे आए और चले भी गए। स्टेबल फॉर्म है। इट ब्रिंग्स मशीन मटेरियल एंड वेल्थ टू द होम कंट्री। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ की कंपनी क्या कर सकती है, मटेरियल परचेज कर सकती है बहुत ज़्यादा उन पैसों से। इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। क्यों टेक्नोलॉजी, क्योंकि कहीं का कोलैबोरेशन होगा, दो कंट्री की कंपनियां साथ में मिलकर बिजनेस करें, काम करें, शेयर इशू करें या मार्केट में सेल करें, कुछ भी कर रही है तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इनोवेशंस आएंगे, नया मटेरियल आएगा। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर। वर्क कल्चर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट, क्योंकि वी हैव टू वर्क विद अदर फॉरेन कंट्रीज। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके बाद देखते हैं नया टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है। This policy regulates India's trade with other country. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग कर रही है, तो उनके बीच में मेंटेनेंस बैलेंस बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, रेगुलेशन बनाने के लिए उसके लिए जो पॉलिसी बनेगी उसको कहेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नेसेसरी है। देखते हैं पहला पॉइंट, नीड टू कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम कंपटीशन बाय फॉरेन गुड्स। सबसे पहला रीजन ये है नीड टू प्रोटेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नीड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सबसे पहला रीजन है ये ट्रेड पॉलिसी बनाने का कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी हमारी इंडिया की इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स आते हैं तो यहाँ की इंडस्ट्री को क्या होना पड़ेगा, लॉसेस होंगे। सेकेंड है एंश्योर इनफ इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी and spare part as well as resource to help the domestic production and import substitution. To ensure what? To ensure enough imports. हम जो इंपोर्ट करें उसमें सिर्फ वो चीज़ें हो जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, स्पेयर पार्ट्स है, ऐसे रिसोर्स जो हमें प्रोडक्शन में भी हेल्प करें और ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं करें, वैसा है। थर्ड इज control imports of goods even unessential for India's development in order to save scare foreign exchange. कोई भी ऐसे unessential जो जरूरी नहीं है वैसे गुड्स को इंपोर्ट करना नहीं है, इसके लिए ट्रेड पॉलिसी बनाई है। Encourage export to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. Encourage export, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री क्या करे, एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा हमारी कंट्री से तो हमें करेंसी या पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। Then many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing export was a challenge for trade policy. ट्रेड पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारे यहाँ क्या है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है बहुत एवरेज होता है, लेकिन वी मस्ट हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सो दैट हमारे कंट्री के प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। देन प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। किसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जो प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल सेक्टर से बने हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट भी है, क्राफ्ट के प्रोडक्ट भी है, तो उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो पैसे हमारे पास हमारी कंट्री में नेशनल इनकम में ऐड होंगे। The challenges of foreign trade are different from those of domestic trade, as foreign trade involves foreign exchange only. जो भी challenges हमारी trade face कर रही है foreign trade उसके अलग है compared to the domestic, क्योंकि यहाँ पे हमें payment exchange rate कौन सा है,
फॉरेन ट्रेड क्या है, हमें स्टेबल रेट देना है, राइट। ये हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Now, foreign trade policy of India was formulated and amendment from the time to time to deal with the above challenges in the best possible manner. ये सारे क्या हुए, ट्रेड पॉलिसी हमारी बनती गई, रिफ्रेम होती गई, अमेंड यानी चेंज होती रही ऑन द टू कीप इन द माइंड सच चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय आवर कंट्री। ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में थे। उसके बाद ये पूरा चैप्टर ओवर है। क्वेश्चन आंसर्स आई सेंड यू इन अ ग्रुप to write it, and then we will start chapter number 9, national income.